मार एलागो जो कि ट्रंप के साथ 2023 के बाद सुर्खियों में आ चुका था, फ्लोरिडा के पाम बीच के पास ये मौजूद है। अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड रेजिडेंस भी डोनाल्ड ट्रंप का कहा जाता है और कहा जाता है कि ये विंटर व्हाइट हाउस है, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं। और ये एक मान्यता भी है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप को कोई कड़े फैसले लेने होते हैं तो वो यहीं जाते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था तब भी वो यहीं पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। मैं मलिक साहब आपके पास मांगूंगा कि मारो लागू के बारे में ये जो मान्यताएं हैं कि भाई ट्रंप कोई बहुत कड़ा फैसला लेंगे तभी यहाँ मौजूद हैं, ये सही मानते हैं आप? देखिए, कहा तो ऐसा ही जाता है। हाँ। और क्योंकि इसके उदाहरण भी हैं, जब ट्रंप को इलेक्शनरिंग के टाइम पे गोली लगी तभी भी वो उसके बाद में वहीं पे गए थे और वहीं पे वो अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे। वो अपना एक पर्सनल प्लेस मानते हैं इसको। और जब भी कोई कड़े फैसले लेने होते हैं, ऐसा कहा जाता है ट्रंप को वहाँ जाके बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और फ्रीली वो अपने डिसीजन से। दीपक, ये फिर क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा ट्रंप का वहाँ पर जाना? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा, मैं सहमत हूं मलिक साहब जो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सब जो है इन सब चीज़ों को स्पेन मीडिया देता है। हालांकि हमारे इलाकों में उनको वो सब फैसिलिटीज शायद ना हो जो कि उनको व्हाइट हाउस या ओवल ऑफिस में होंगी। व्हाइट हाउस कहा जाता है जी, लेकिन जो है वहाँ पे फिर भी जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है और वो चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर जो है ये किंवदंतियाँ हो जाती हैं, कहानियाँ हैं। ये इनको मीडिया जो है हवा देता है और फिर ये जो है बार बार रिपीट होती हैं और एम्पलीफाई होती हैं और ये जो है किसी न किसी तौर पे लोग इसको सच्चाई मानने लगते हैं। हम एक्सपर्ट्स को स्टूडियो बुलाते ताकि किंवदंती पर विराम लग सके। सर, मैं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी FP-132 रडार को ध्वस्त कर दिया गया। ये कतर में तैनात था। दावा सही निकला तो ये कहा जा रहा है कि यूएस के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन दीपक, अगर आप इस रडार के बारे में बता पाए कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो कहा जा रहा है कि भाई अगर इसको खत्म कर दिया तो एक बड़ा झटका होगा यूएस के लिए? देखिए, जितने भी रडार्स होते हैं जी, वो उनका एक पूरे ऑपरेशनल प्लानिंग में, ऑपरेशनल रोल में सबका एक अहम हिस्सा होता है। एक क्रिटिकल इक्विपमेंट है रडार, कोई भी रडार हो, चाहे किसी प्रकार का, चाहे वो एयर डिफेंस रडार है या सर्वेलेंस रडार है, उसका एक अपना अहम रोल होता है। लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा इसको धक्का अमेरिका के लिए नहीं मान सकते, क्योंकि अमेरिका के पास मिलिट्री साजो सामान की कोई कमी नहीं है। उनके पास बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं और लड़ाई के हालात में जब हम लड़ाई की प्लानिंग करते हैं तो हम ये सब केटर करके चलते हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए वार्निंग सिस्टम का काम करता है। ऐसे वक्त में जब ईरान लगातार मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा है, ऐसे वक्त में अगर वार्निंग सिस्टम आपका ठप पड़ जाता है तो नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, जब भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए जाते हैं तो कई सारे जो है रडार्स होते हैं। एक ही रडार सिर्फ नहीं होता है, कई सारे रडार्स होते हैं। सैटेलाइट सर्वेलेंस भी होता है, बल्कि जो मिसाइल्स जहां से टेक ऑफ करते हैं, सबसे बढ़िया या सबसे कारगर तो वो होता है कि मिसाइल को टेक ऑफ करते ही बूस्ट फेज में इंटरसेप्ट कर लिया जाए। उसके लिए रडार्स कई बार काम सिस्टम होता है सर, कितना भी मजबूत आपका डिफेंस सिस्टम, उसमें लीकेज होती है। कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100% इंटरसेप्शन गारंटी नहीं करता। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास में कंपैरिजन दर्शकों को दिखा देता हूं कि ईरान वर्सेस इजराइल के बारे में जो कहा जा रहा है कि भाई ये जो जंग का आगाज है दोनों देशों के इस वक्त पर मसल पावर के ऐसे दोनों के बीच में क्या है, तो आप जरा देखिए कि थल की ताकत, जो कि अभी संभावनाएं बहुत कम है कि ग्राउंड फोर्सेस एक्टिव होंगी, लेकिन जो संख्या है वो ईरान इजराइल की दोनों के आपके सामने है। रिजर्व फोर्स जो है, जो कि इजराइल ने कुछ देर पहले 50,000 की रिजर्व फोर्स को वापस एक्टिव फोर्स के साथ में डिप्लॉय करा दिया है, वो दोनों संख्याएं आपके सामने है। बख्तरबंद गाड़ियां जहां ईरान के पास 65,000 से ज्यादा, तो इजराइल के पास उसकी लगभग आधी, लगभग 36,000 के आसपास। ये थल सेना की ताकत दिखा रही है। इसके बारे में कहा जा रहा है, एक परसेप्शन जो फिलहाल की स्थितियों को देखते हुए है, वो ये है कि अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हैं और इजराइल की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, सिर्फ वही फोर्सेस ग्राउंड पर आएंगे, उसके अलावा बाकी फोर्सेस ग्राउंड पर आने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन मनोबल होता है किसी भी सैनिक का, ये देखते हुए कि मेरे मुल्क के पास कितनी ताकत है, इसलिए ये संख्या जानना जरूरी है आपके लिए। एयरफोर्स की ताकत की बात कीजिए तो ईरान के पास 188 फाइटर जेट है और इजराइल के पास 240 फाइटर जेट। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर है तो इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान के पास 87 हैं तो इजराइल के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 13। ये अभी तक आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। पनडुब्बियों की बात की जाए, ईरान के पास 25 पनडुब्बी हैं जबकि इजराइल के पास 9 पनडुब्बियों की ताकत है। ईरान के पास 7 युद्धपोत है, इजराइल के पास कोई युद्धपोत नहीं, इसलिए जेराल्ड एस फोर्ड को डिप्लॉय किया गया अमेरिका के द्वारा भूमध्य सागर